नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट लर्नर आपका स्वागत करता है। आज की स्टॉक लर्निंग में हम जानेंगे कि कंपनी को जो कंपनी अपने सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी रही है। और बेसिकली हम कंपनी को जब सर्च कर रहे थे तो हमें लगा कि शायद ये कंपनी पेट्रोलियम पे कंपनी कामकाज करती होगी, लेकिन ऐसा देखने को नज़र नहीं आई। बाद में पता चला कंपनी का नाम तो पेट्रोलियम्स है, लेकिन कंपनी कामकाज करती है लुब्रिकेंट्स एंड जो कि प्रोसेस वाइल होती है, रबर प्रोसेस वाइल की बात करूँ, ऑटोमेटिक्स वाइल की बात करूँ, या फिर जो इंजन्स वाइल की बात करते हैं। इसी तरह की कंपनी निकल के जिसका नाम है आईपॉल्स, इसका एक ब्रांड्स है। कंपनी का नाम था जीपी पेट्रोलियम। चर्चा करने के पीछे हमने क्यों चर्चा करने का पीछे कारण क्या था? पिछले एक साल में ये स्टॉक आप जब भी देखें इस टाइम फ्रेम को, तो लगातार स्टॉक ने अपनी क्या किया है, अपनी ऊंचाइयों को छुआ है। अर्थात समझ में ये आई कि यहाँ पे निवेशक की बात करें तो क्या है, इंटरेस्टेड काफ़ी ज़्यादा बनती है कि पहले कुछ खास था नहीं। यहाँ पे वॉल्यूम आई मार्केट में, वॉल्यूम दिखाता है मार्केट के इंटरेस्ट को। तो मार्केट की ये रैली हुई, रैली होते होते एक महीने की रैली ऐसी हुई जो आप देखिए सर्किट के साथ ही कंपनी चलना चालू किया। सर्किट के साथ ही चलती है, सर्किट के साथ ही कभी गिरती है और फिलहाल चलती नजर आती है। क्या कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स हैं, क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में समझने के प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखा गया कंपनी को लेकर के, इसका नाम था जीपी पेट्रोलियम्स। ये कहती है कंपनी जो हमारे पास क्या है, जो 100 रुपये से कम के स्टॉक प्राइस है। मार्केट कैप छोटा नहीं, नियरली 450 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। नंबर ऑफ शेयर भी करीब 5 करोड़ 10 लाख के आसपास है। अब सवाल आती है कि क्या ये कंपनी क्या है ऐसा इसमें इसकी चार्ट में इतनी बड़ी तगड़ी जंप हो गई। तो दोस्तों देखिए, एक भीड़ का आकलन करते हैं। यहाँ पे जो बाकी दुकानें हैं इसी सेम सेक्टर के, वहाँ पे 40 लोगों की एवरेज भीड़ है, और यहाँ पे भीड़ कहता है करीब अभी तक 15 लोग, 15 से 16 लोगों की। मतलब समझ में आया, जो यहाँ से कम कितना एक्स, यहाँ से इस प्राइस से करीब करीब कह सकते हैं जो 2.5 गुना और जंप करना चाहिए इसको। क्या लगता है ऐसा होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे यदि मार्केट में डिमांड अभी बढ़नी है और डिमांड बनती जा रही है, तो यहाँ से 2.5 गुना यदि जंप कर जाए, कहाँ पे खड़ा होगा? यहाँ से 2.5 गुना करके देखेंगे, 100 का 2.5 गुना कहाँ जाएगा? करीब करीब 250 से 300 के आसपास जा सकता है। मैं सिंपल से समझता हूँ, इसको करता हूँ 250 से 300। ठीक है, अब इसके पीछे किस किस चीज़ को हम समझेंगे जिसकी वजह से ये क्या सस्टेन आने वाले समय में क्या फ्यूचरिस्टिक्स बन सकती है या नहीं। जहाँ पे लोअर टू लोअर को देखा गया तो केवल 43 रुपये था, और हायर टू हायर को भी रिसेंटली उसने टच करके प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा सेटअप हुआ है। देखा जाए ईपीएस को लेकर के तो पहली क्वालिटी देखा जाता है कि आखिर किसी दुकान पे भीड़ के पीछे क्या कारण है, या भीड़ अभी तक नहीं है, क्वालिटीज़ कुछ अच्छी हो। यहाँ क्वालिटी अच्छी की बात ये कर रही है, जहाँ पे पाँच, मतलब 5 रुपये की फेस वैल्यू, 5 का सिक्का 5 रुपये से ज़्यादा अर्निंग करता है। मतलब इनकी एक क्वालिटी हुई, इसके प्रति लोगों की रुझान बजी, लगी, तो मार्केट ने इसकी रैली को बनाई, जो 43 रुपये से आज करीब करीब 100 रुपये के आसपास का टच करने वाली है। अब दूसरी चीज़ को देखिए, दूसरा है डेट टू इक्विटी रेशियो, जिसके बारे में कहते हैं कि ये ईपीएस में क्या कहता है, ये इम्पैक्ट डालता है कैसे, प्रॉफिट को कम कराने को लेकर। और इसमें एक पार्ट और है जिसका नाम है करंट रेशियो। इसमें ये आंकड़ा ये है, जो प्रॉफिट जनरेट कराने के लिए जो सेल्स भी हम करते हैं उधार में, जहाँ तहाँ सेल्स कर दो, फिलहाल सेल्स बुक करो, बाद में देखेंगे, उसके प्रति भी यहाँ पे कुछ डेटा निकलता है, जिससे हमें पता चलता है कि आखिर उधार जो मार्केट में उन्होंने बिकवाली किया लास्ट मोमेंट में, उसमें रिस्क कितने परसेंटेज की है। इसीलिए हमने इसका नाम रखा है R2R को लेकर के। आखिर क्यों? हम समझेंगे रिस्क टू रिकनसाइल क्या है इनकी, चाहे फंडामेंटल वाली चार्ट को लेकर के देखें, या जो चार्ट ग्राफ की चार्ट है, वो दोनों आपस में क्या कनेक्शंस बनाती है या नहीं बनाती। चलिए, क्योंकि ये जो समरी डेटा है वो तीनों डेटा से मिलके बना है। एक तो मार्केट, एक तो जिसको कहते हैं मार्केट, ये हो गया सेपरेट। इधर कंपनी की खुद का कारोबार, कारोबार के अंदर भी एक दिखावा और एक इसके पीछे के बैकबोर्ड।
इन सभी चीज़ों को जरा जानने की आज प्रयास करेंगे, जहाँ पे आरओसी कहती करीब 12%, आरओई कहती करीब 10% और डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। प्रमोटर्स की होल्डिंग भी करीब 50% से ज़्यादा की है। फिलहाल प्राइस टू बुक वैल्यू कितना बढ़ा है, करीब 154% की उछाल आई है। यहाँ इंट्रेंसिक वैल्यू से थोड़ा सा भी टच करके ऊपर निकला है, मतलब यहाँ से कह सकते हैं यहाँ से भी मार्केट ने थोड़ा सा उछाल बनाती नजर आई। तो ये इसके लिए था। तो हमें क्या नजर आया इस कंपनी को लेकर, हमें कंपनी को लेकर के बाकी जो यदि चार्ट की तरफ यहाँ पे देखेंगे एक समरी चार्ट पर, लगता है कि अच्छा अभी भी रहा बचा हुआ है और मार्केट इससे कई करीब 250-300 तक जा सकता है। क्या इसके पीछे कुछ कहानियां देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, जहाँ पे हम इस सब बातों को जो हाईलाइट किए थे उसके पीछे चलते हैं। जहाँ कंपनी 1983 में बनी थी, जीपी पेट्रोलियस लिमिटेड डज मैन्युफैक्चर इन द मार्केटिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स की बात करें, रबर प्रोसेस जो ऑयल बनती है उसको लेकर कंपनी कहती है, जो कि हमने इसके वेबसाइट्स पे भी देखा है। आईपल्स नाम की इनकी ब्रांड चलती है और ये एप्पल शायद ट्रस्टेड कहती हैं, ट्रस्टेड सिंस 1973 से इनका कंपनी का ऑयल बनाने वाली लगती है। कहती है प्रीमियम्स क्वालिटी इंजन ऑयल और ये सब कारोबार करते हैं। इनकी प्रोडक्टिविटी में देखा जाए तो कहती है हमारे पास रेपशॉल्स और आईपल्स दो तरह की ब्रांड है, इसमें रेस्पॉल्स इंडियाज़ हैं, रेस्पॉल्स इंटरनेशनल्स भी हमारे पास है। मतलब ये ग्लोबली लेवल पे कंपनी दिखाती है जब हम कामकाज करते हैं। चलिए जब कामकाज करते हैं तो इसके प्रति हम समझने के प्रयास करेंगे क्या पीयर्स को लेकर। पीयर्स में कहते हैं कि पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, एसआरएफ और लिंट्स इंडियाज, गुजरात फ्लूडो केमिकल्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज जैसे कंपनी शामिल हैं। तो इन सभी कंपनियों में यदि हम भीड़ की आकलन करें तो एवरेज भीड़ कहता है 40 का, जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ फिलहाल ये देखने को मिलता है कि लिंट्स इंडिया में सबसे ज़्यादा भीड़ है, दूसरे लेवल पे इन द गुजरात है। तो क्या इन कंपनियों की सेल्स क्या लगातार बढ़ती नज़र आती है या इनका भी नहीं नजर आता, इन दोनों को हम आपस में एक समझने की प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों अब आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ, जहाँ पे हमें ये समझ में आएगी आखिर कंपनी कारोबार करती है या किस तरह से करती है, इसमें मैनेजमेंट का रोल कैसा रहा। तो सेल्स को लेकर हम सबसे पहले देखते हैं, और सेल्स को लेकर के हमें हमारे समझ में ये आया कि जून टू जून के डेटा में इसमें गिरावट हो। तो इसको जून से लेकर के 22 जून के डेटा को देखें तो गिरावट होगी। चलिए मान लेते हैं कुछ और चीज़ चलते हैं, जून से लेकर के 21 वाले टाइम पे चलते। ये 21 वाले जो टाइमिंग थी उसको ये भी क्या किया है, ब्रेकआउट करके निकली है। जबकि क्यू आर क्यू के हिसाब से देखें तो यहाँ से इन्होंने इंक्रीज करती नजर आई, जबकि इनके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो करीब करीब 5% ही रह गया, जो कभी किसी टाइम में इनके पास करीब करीब कितना तक 8% तक हुआ करता था। आखिर यहाँ पे गिरावट क्यों हुआ, एक ये भी देखना जरूरी है। इसके अलावा देखा जाए तो ये कहता है और नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट को लेकर के जो कंपनी के पास क्या अभी टॉप ऑफ द ईयर चल रही है, टॉप ऑफ द क्वार्टर चल रही है, तो कहती है यहाँ पे सबसे ज़्यादा यदि पूरे के पूरे साल दर साल में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात कर रहा हूँ, यदि किसी क्वार्टर में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुक किया तो उसका नाम था जून 22। मतलब जून 22 तक इनकी कारोबार अच्छी खासी चल रही थी, 11 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, पूरा सा इसमें गिरावट देखने को मिला और गिरावट गहराता गया, लेकिन दोबारा मार्केट ने सस्टेनेबिलिटी बना के कायम रखी है। और इसके परसेंटेज की चर्चा करें तो वो ये कहता है कि पिछले कुछ पीरियड में इनके पास जो रेवेन्यू मॉडल था उसमें 6% की गिरावट आई। इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर 2% से ज़्यादा की गिरावट आ गई, और बाकी जो नेट इनकम सोर्स था, नेट प्रॉफिट मार्जिन सोर्स था, उसमें 34% से 42-43% तक की रिस्पेक्टिवली क्या देखने को मिला, एक उछाल देखने को मिला। दोस्तों मैं कोई भी रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात नहीं करता हूँ, आई एम नॉट अ ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर, ओनली एज ए मार्केट लर्नर। आते हैं समझने को लेकर के प्रॉफिट एंड लॉस को ईयर एंड ईयर बेसिस। इसमें हमारे सामने क्या समझ में आती है, और ये समझ में आई हमारे सामने कि पिछले साल से पिछले साल में का ग्रोथ लेवल डाउन हो गया। इसके अलावा देखने को मिला जो प्रॉफिट था वो इंक्रीज कर गया, और अब प्रॉफिट के पार्ट में इससे पहले कंपनी ने इस तरह के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कभी बनाई नहीं थी, जो कि इसको कह सकते हैं इसको अवार्ड तो मिलना चाहिए। अवार्ड मिलना चाहिए तो इनकी क्या हुई, ग्रोथ लेवल बरकरार चलती रही, जहाँ पे ये भी देखा गया
इनकी ग्रोथ लेवल पिछले क्वार्टर से भी थोड़ा सा अपनी सिचुएशन को क्या किया है, यहाँ से बिल्डअप किया। जब क्वार्टर ऑफ क्वार्टर पे इन्होंने डेवलपमेंट किया है तो फिर इनके लिए क्या बनती है, अवार्ड तो बनती है। तो ये हमने, अब आते हैं प्रॉफिट, हमेशा एक पार्ट वो है जहां बुक्ड कर दिया गया। इस बुक्ड किए हुए प्राइस को लेकर के देखा जाए तो हम इसके लिए क्या करेंगे, आर टू आर देखेंगे आखिर इसके पीछे रिस्क कितना है, जो प्रॉफिट है उसमें रिस्क कितना कहता है, और वो हमें कहाँ से पता चलेगा, बैलेंस शीट से, क्योंकि प्रॉफिट एक दिखा हुआ है। बैलेंस शीट में उन पार्टों को समझेंगे जहाँ पे हमें परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट मार्जिन को लेकर के, या हम डेटर्स रेशियो को लेकर के, या कुछ और प्रॉफिट बेसिस डेटर्स रेशियो की। जैसे बैलेंस शीट खोलते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले नज़र आती है तो आखिर कंपनी का बर्डन्स क्या है। बर्डन में कहते हैं इनका कंपनी का बर्डन धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है, तो ये इनके लिए अच्छी बात है। फिक्स एसेट्स में क्या कर रहे हैं, कहते हैं हमारे पास लगातार इंक्रीज होती जाती है। जब सारा इंक्रीज करती जाए तो फिर इनके लिए अच्छी बात है। जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने देखा कि ये सब हमारे पास क्या था, रेवेन्यू मॉडल का बेसिस था। और यहाँ पे इन्होंने दिखाया तो हमारे पास नेट रिसीवेबल्स की पार्ट में करीब करीब कहते हैं, जो हम कहते हैं ना 143 करोड़ का रहा। इसके पीछे जानना जरूरी है, क्या इनके पैसे कितने की रिस्क बनी है, इनके पास क्लाइंट कौन से हैं, और क्लाइंट कितने दिन में इनके पास क्या देते हैं, पैसे देते हैं। इसके अलावा परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट मार्जिन के अकॉर्डिंग कितना बनता है, और इतना ही नहीं, यदि हम सेल्स को या प्रॉफिट को इस तरफ से आंख में करके देखें तो क्या कहते हैं, तो 43 के हिसाब से कहती है इनके पास करीब 3 महीने में पैसे आते हैं, उसमें कोई चिंता की बात नहीं आती। यहाँ पे कोई चिंता की बात नहीं निकल के आई, लेकिन क्या चिंता की बात है या नहीं है। 143 करोड़ के बेसिस पे यदि हम इसको देखें तो ये कहता है 655 करोड़। क्या कहता है ये, 655 करोड़, जबकि दूसरा कहता है 143 करोड़, और तीसरा कहता है 28 करोड़। इन तीनों का आंकलन करके देखिए हमारे सामने कौन सी फिगर निकल के आती है, आखिर नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या था, सेल्स के बेसिस पर डेटर्स का रेशियोज क्या था, और इसके हिसाब से अभी तक मार्केट में कितने रिस्क बने हुए हैं जो कि इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। इसलिए हमने एक परसेंटेज ले लेता हूँ, आपके सामने ही समझने के प्रयास करता हूँ। यदि 655 करोड़ था, 143 करोड़ डिवाइडेड बाय 655 करोड़ हमने किया, हमारे सामने निकल के आई करीब 21% मार्केट में उनके पैसे लगे हुए हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि नेट प्रॉफिट मार्जिन को लेकर के 28 करोड़ डिवाइडेड बाय 655 करोड़, तो निकल के आती है करीब करीब इनके पास जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी कम करके 4% के आसपास निकलती है। और 4% यदि ये निकलती है तो 143 करोड़ डिवाइडेड बाय 28 करोड़ हमने किया तो कहती है करीब 510% क्या है, कहाँ से, इनकी प्रॉफिट पार्ट से जो है वो पाँच गुना से ज़्यादा 5x से ज़्यादा इनका क्या है, ये फैक्टर पड़ा हुआ, ये इनके लिए एक रिस्क फैक्टर ही दर्शाती। भले ही चार्ट का आंकड़ा लगातार बढ़ती है लेकिन उनके लिए वो नेट प्रॉफिट मार्जिन से दिखाती। चलिए सेंटिमेंटल इसके बारे में कुछ कहती है तो फिलहाल ऐसा देखने को नज़र नहीं आती है। और स्मार्ट टेलीविजन न्यूज पेपर प्रोफेशनल और एजीएम की इन्होंने बात किया होगा, इन्होंने एजीएम को लेकर कहा होगा, और एजीएम इन्होंने कितना एजीएम करने वाली है, 41 साल कंपनी की हुई और 41वां अपना एजीएम करने जा रही है, ये इसका एक डेटा था। अब आइए इसको हम समझते हुए ये भी समझें कि आखिर निवेशक की बात, यहाँ पे करीब 30 से 32 हज़ार के निवेशक हैं, उनकी क्या रिएक्शंस हैं स्टॉक को लेकर के, और उनकी सेंटिमेंटल क्या क्या यहाँ पे देखने को आई। जो यहाँ पे नए निवेशक, नए प्लेयर जिसको कहते हैं, लगातार ही बढ़ती नजर आ रही है, लगातार क्या कर रही है, बढ़ती नजर आती है। और 46% के आसपास की जो पोजीशन था, यहाँ प्रमोटर ने अपनी पोजीशन को 10% के आसपास की हटा लिया। आखिर कौन से प्रमोटर ने अपनी पोजीशन को 10% की हद निकाला, ये कोई बात है। इसमें एक ही प्रमोटर्स हैं जिनका नाम था जीपी ग्लोबल्स एपेक्स पीटी, मतलब समझ में आई जो कंपनी एक फॉरेन कंपनी है, अब समझ में आई ये फॉरेन कंट्री की कंपनी है जो इंडिया में अपने कारोबार करती है अपनी सब्सिडरी के थ्रू,
और उनकी होल्डिंग थी करीब 53% के आसपास। उन्होंने 10% होल्डिंग अपनी बेच के कहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पे शिफ्ट करती नज़र आ सकती है ना। तो उन्होंने शायद हो सकता है एफ आई और डी आई के पास दिया, तो कहती है नहीं, ये तो पब्लिक के पास ही दे रही है। अब एक सवाल आती है हमारे मन में, पता है क्यों आती है? ये उन्होंने होल्डिंग कहाँ दिया पता है? होल्डिंग की बात उन्होंने सिंगापुर को लेकर का, मतलब ये कंपनी सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, पीटी लिमिटेड। सिंगापुर बेस्ड कंपनी इसके क्या है? अब सिंगापुर बेस्ड कंपनी का कोई एफ आई यहाँ पे अपनी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, ये इनके लिए एक थोड़ा सा चिंता की भी बात है। लेकिन चिंता की बात नहीं भी है, क्योंकि इनके पास तो बाकी कुछ कंपनियां यहाँ पे 10% की होल्डिंग लिया है, उसके बेसिस पे हो सकता है मार्केट का रिएक्शन कुछ और भी करे। और क्या ये कंपनी एक ही कंपनी अपनी हिस्सेदारी लेके चलता है? तो हाँ बिल्कुल, एक ही कंपनी में हिस्सेदारी है, बाकी किसी कंपनी में हिस्सेदारी नहीं है। ये इनका डेटा था। अब इसके साथ प्रमोटर क्या केवल एक ही कंपनी, कुछ इंडिया में और भी कंपनी उन्होंने खोल के रखी है? कहते नहीं, हमारे पास कंपनी में इंडिया में एक ही कंपनी हमारी सब्सिडी के अंदर आती है, जो कि लिस्टेड के अंदर है। एक कंपनी इनकी और थी, जेपी ग्लोबल सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास फिलहाल होल्डिंग नहीं है अभी किसी, यहाँ पे होल्डिंग है 9% के आसपास बची है, जो होल्डिंग शिफ्ट करके रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड के पास चली गई, नीवाया के पास चली गई। इनके लिए ये कंपनी थी। पब्लिक में क्या हुआ? पब्लिक में कुछ ही लोग यहाँ पे बने हुए हैं, इसके अलावा एक दीपक कुमार लोहा करके नाम निकल गए। ये कुछ सुपर इन्वेस्टर हैं क्या मार्केट में? के पास केवल बल्क डील ही देखने को मिलता है, लगातार कुछ ट्रेडिंग कर दे। एक बड़े निवेशक के तौर पे कंपनी में कामकाज कर, इनको ऐसा लगता है कि मार्केट में इनको इस कंपनी को आगे चल करके पोटेंशियल्स हैं, इसीलिए जो एक सुपर इन्वेस्टर के तौर पे मैंने नाम लिया, उसका नाम है धीरज कुमार लोहिया जी। उनके पास करीब 1% 1.5% के आसपास की पोजीशन है, रेस्ट करीब 32,000 के आसपास की आम निवेशक लिस्ट में शामिल है। अब जब शामिल है तो इसके बारे में कुछ आंकड़ा देता है, तो वो कहता है कि प्रॉफिट सेल्स को लेकर के गिरावट है, प्रॉफिट को लेकर के जंप है, स्टॉक प्राइस में सीजीआर में लगातार जंप हुई, मतलब ये इनके बैकएंड्स को लेकर के कि यहाँ पे उछाल नजर निकल के आई, जबकि रिटर्न इक्विटी भी इनके पे सपोर्ट में नहीं दिखता है। लेकिन फंडामेंटल में उस तरह की कोई हमें कमी देखने को नहीं है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप प्रॉफिट सेल्स को देखें तो सेल्स तो गिरावट थी, प्रॉफिट में उस रेंज से नहीं हुआ जिस रेंज से होना चाहिए, प्रॉफिट अच्छी खासी तगड़ी बनी हुई। एनालिसिस की पार्ट के बारे में कहती है कि यहाँ पे हुआ क्या, और वो ये कहता है, उससे पहले हम बैलेंस शीट की फिगर पे चलें, देखिए क्या हुआ। शॉर्ट टर्म में करीब 20 कितना परसेंट की जंप हुई, 20,000% से ज़्यादा का जंप हुआ। और यहाँ पे यदि 5% की एसेट्स बढ़ती है तो 13% से ज़्यादा की लायबिलिटी भी घटती नज़र आती है। यहाँ ऑलमोस्ट डेट्स फ्री कंपनी थी, बाकी कोई वैसा पार्ट नहीं था। डिविडेंड की पार्ट भी देखने को मिला था, कुछ कहता है डिविडेंड को लेकर के। कंपनी डिविडेंड 2020 के बाद कोई डिक्लेयर किया नहीं, इसके बाद कोई सेंटीमेंटल इसका बना नहीं, जबकि स्टैंडअलोन डेटा के बेसिस पे कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी उसमें गिरावट, नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट, ये यहाँ भी इसी की क्लियरिटी के साथ यहाँ पे हमारे सामने दिखती है। मैंने कोई अपनी तरफ से परसेंटेज को नहीं देखा। एनालिसिस के पार्ट के बारे में कहती है यहाँ पे, जो क्या कहती है, और वो ये कहता है जिस टाइम टू टाइम कंपनी की ग्रोथ लेवल ये दर्शाती, ऑलमोस्ट 10 साल से लिस्टेड है और 10 साल में इन्होंने 158% तक का जंप दिया। लास्ट एक साल में इनके पास काफ़ी अच्छी तगड़ी क्या हुई, जबकि यहाँ पे देखने को मिली जिनके पास क्या था, यहाँ पे तगड़ी जंप हुआ, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, मतलब यहाँ पे टाइम टू टाइम एक साल के भीतर कंपनी ने क्या किया, एक रैली की तरह बनाना चालू किया, लगातार सेंसेक्स से कई गुने की रफ्तार से ऊंचाइयों को छूता नजर आता है। जहां परसेंटेज ऑफ रिटर्न यदि निवेशक की बात करें, पिछले 6 महीने में 44%, एक साल में करीब 104% और पिछले 5 सालों में करीब 180% को उछाल दे के कारोबार करता है, ये इनका डेटा कहता है। और 10 साल में 158% की उछाल देखने को मिला है, जबकि यहाँ के फिगर हिसाब से केवल यहाँ पे और यहाँ पे ये पिटती नजर आई, अदरवाइज ये हमेशा अपने आप को सेंसेक्स से कंपेरेटिव जंप ही करती नजर आई। आज की लर्निंग में हमने समझने का प्रयास किया, कहाँ पे, स्टॉक मार्केट लर्नर के द्वारा, जिसको हमने एक एनालिसिस के पार्ट पे एक डीपली समझने का प्रयास किया। आई एम नॉट अ ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर, ओनली एज लर्नर। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना,
और यदि ज्वाइन करेंगे तो सर बेटर लर्निंग के लिए हमारे पास और भी ऑप्शंस खुलते नजर आएंगे। फिर हम कुछ और एनर्जी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।